नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार दोस्तों, चुनावों के बाद ऐसा लगने लगा था कि भारतीय जनता पार्टी के सामने जो कांग्रेस पार्टी है वो इतनी कमज़ोर, इतनी दयनीय, दीनहीन स्थिति में पहुंच गई है कि वो कभी भी भारतीय जनता पार्टी को हरा नहीं सकती। आज भी करीब कमोबेश यही स्थिति है, लेकिन एक बदलाव कांग्रेस में दिखाई दे रहा है और ये बदलाव ये है कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से ही कुछ सीखने की कोशिश कर रही है। और वो सीखने की कोशिश ये है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन को लगातार प्रशिक्षण देकर मजबूत रखती है, उसी तर्ज पर कांग्रेस भी अपने जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग दे रही है। हालांकि ये जो कवायद है ये बीजेपी के मुकाबले बहुत छोटे स्तर पे अभी है, लेकिन कुछ तो बदलाव देखने को मिला है। राहुल गांधी की कोशिश ये है कि उसके जो जिला अध्यक्ष हैं वो जो बाकी नेता अपने आप को जो कांग्रेस से ऊपर समझते हैं उनके मुकाबले में डायरेक्ट राहुल गांधी से कनेक्ट हों। कुरुक्षेत्र में उत्तराखंड और हरियाणा 2 राज्यों का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, जिसमें मैन टू मैन वो जिला अध्यक्षों के साथ संवाद उन्होंने किया है। क्या राहुल गांधी की इस तरीके की कवायदों से कांग्रेस एक दिन ऐसी स्थिति में पहुंच सकती है कि वो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर ले? ये आपको भी बताना है और इस बारे में डॉक्टर सतीश त्यागी जी से भी डिस्कस करेंगे। आप अपने विचार जरूर रखना। डॉक्टर साहब जी, अभी 2 दिन पहले ही जब ये भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं नितिन नवीन, इनका उस अध्यक्ष के पदभार संभालने के मौके पे गोदी मीडिया के हवाले से ही खबर है कि भारतीय जनता पार्टी के पास करीबन 10,000 करोड़ रुपए की चुनावी फंड है उनके पास हैं और 644 करोड़ तो केवल साल भर का ब्याज उससे आता है। और जितना ब्याज उतना आता है उतना कांग्रेस के पास मेरे ख्याल से चुनावी फंड सारा है उनके पास। एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ बीजेपी है। अगर धन की बात की जाए तो सर धन का कोई मुकाबला ये कांग्रेस का और बीजेपी का है नहीं। तो क्या ऐसी कोई और शक्ति भी होती है जिसके जरिए बीजेपी जैसी पार्टी जो दूसरी पार्टियों को कमोबेश खत्म ही करती आ रही है, क्या उनसे उनका मुकाबला हो सकता है? देखिए, ऐसी शक्ति तो जनता के पास ही है। आप ध्यान कीजिए, 1977 में जब चुनाव हुए थे तो जनता पार्टी जो सत्तारूढ़ हुई थी उसके बाद में इंदिरा जी की विदाई हो गई थी, उनके पास कुछ भी नहीं था, कोई संसाधन नहीं, कोई पार्टी नहीं थी। इवन ये है कि भारतीय लोकदल का जो चुनाव चिन्ह था हलधर किसान वाला, उस पर चुनाव लड़ा पूरी पार्टी ने। तो ना अपना चुनाव चिन्ह था, ना अपने आर्थिक संसाधन थे और ना ही उस तरह की एकता का चेहरा था और हौसले टूटे हुए थे। लोग 19 महीने जेल में रह के सारा नेतृत्व बाहर आया था, लेकिन जनता चाहती थी परिवर्तन हो तो हुआ। तो कई बार बिना संसाधनों के, बिना उन चीज़ों के भी परिवर्तन हो जाते हैं, बशर्ते देश की जनता तंग आ चुकी हो और वो मन बना ले कि अब हमने परिवर्तन करना है। दूसरी बात, आपने जो बात की अपनी भारतीय जनता पार्टी वर्सेस कांग्रेस ना कह के आपका सारा फोकस भारतीय जनता पार्टी वर्सेस राहुल गांधी है जी। इससे एक चीज साफ हो जाती है कि भाजपा तो भाजपा है, ठीक है ना, लेकिन वहां पे कांग्रेस में जो कुछ भी है राहुल गांधी है। बिल्कुल। राहुल गांधी का जो राजनीतिक जीवन है वो 20 साल का है। अगर हम 10-10 साल के टुकड़ों में देखें तो 10 साल वो हैं जब उनकी ही पार्टी की सरकार थी। उस समय भी उन्होंने भरपूर प्रयास किया, यूथ कांग्रेस को में इलेक्शन कराए, एनएसयूआई को मजबूत किया। तो उनकी कोशिश तब से थी कि संगठन मजबूत हो। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी को भारतीय जनता पार्टी से प्रेरणा लेके इस चीज़ों को कर रहे हैं, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए। जितनी सफलता वो चाह रहे थे उतनी नहीं मिल पाई। और जब से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा यहाँ आई तब उन्होंने संगठन की महत्ता को समझ लिया था, लेकिन उनकी राह में रोड़े थे वो पीढ़ी जो राजीव गांधी के साथ राजनीति कर चुकी थी और कुछ हिस्सा उसका उन लोगों का इंदिरा गांधी के साथ भी गुजरा था। तो एक नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी का टकराव था। पुरानी पीढ़ी यथास्थिति चाहती है, हमेशा स्टेटस को बना रहे, और नए लोग आते हैं वो अपने ढंग से चलाना चाहते हैं। तो जैसे ही यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई की इमरजेंस पार्टी के अंदर हुई तो वो जो बाहर बैठे हुए लोग थे, सीनियर लोग थे कांग्रेस के, उनके अंदर एक हलचल पैदा होगी। और वो ये चाहते थे या तो हमारे ही बच्चे इसमें एनएसयूआई वगैरह में सेट हो जाएं, और हुए भी, काफी हद तक कोशिश भी की, या फिर जैसे वो चल रही हैं चीज़ें चलती रहें। अब उसके बाद में नरेंद्र मोदी का तो अपना एक खास अंदाज, एक खास दौर है, अब जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच भी राहुल गांधी ने महसूस कर लिया
और लोगों ने उनको महसूस कराया बार बार, जितनी बार भी चुनाव हारे तब भी उनको ये महसूस हुआ कि जब तक संगठन नहीं होगा, ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा, तब तक कांग्रेस पार्टी का बेड़ा पार नहीं होगा। तो आप देखिए जो उनकी मुहिम अब चल रही है, संगठन सृजन, पूरा वर्ष जो है पिछला जो था वो इसी चीज़ को समर्पित था कि हमने ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करना है, संगठन सृजन। एक अच्छा शब्द है जो भारतीय जनता पार्टी वाले माहिर माने जाते हैं इन चीज़ों को, इससे मिलता जुलता शब्दों से खेलने में वो माहिर लोग हैं। लेकिन वो क्या, और उसके नतीजे भी आए जब उन्होंने ये कहा कि मैं 650 जिलाध्यक्षों से सीधा संपर्क रखूंगा और बनाऊंगा, तब भी मजाक उड़ाई गई कि कैसे होगा। और हरियाणा में तो खास तौर से उनकी बड़ी खिल्ली उठती थी कि यहाँ करके दिखाओ, चूंकि यहाँ अंतर कलह ज़्यादा है। बावजूद इसके संगठन का निर्माण तो हो गया। अब दूसरी आवश्यकता है कि उनको ट्रेंड किया जाए, उन जिलाध्यक्षों को, चूँकि उनका सत्ता से कभी साबका पड़ा नहीं है आमतौर पे। तो समस्याएं अभी भी आएंगी, चूँकि कांग्रेस के अंदर जैसा मैंने कई बार ये कहा है कि एक नेता होते हैं, वो किसी पद पर ना हो लेकिन नेता होते हैं, और इस नाते वो जो है ना सारे संगठन पे अपना कब्जा रखते हैं। तो मान लिया जैसे कहीं कोई विधायक है और थोड़ा मजबूत विधायक, तो वो अपने जिलाध्यक्ष को काम नहीं करने देगा। आपने कहा कि राहुल गांधी ने उन स्थानीय नेताओं को, ऐसे नेताओं को अलग रखा है। हाँ। और वो सीधे उनसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। उसके जरिए राहुल गांधी असल में उनसे यही जानना चाह रहे हैं कि भाई आप जो कामकाज कर रहे हो उसमें किसी का बाहरी हस्तक्षेप तो नहीं है, या तुम्हारी चल भी रही है कि नहीं चल रही है। तो वो एक फीडबैक लेंगे पूरे देश में कि जो लोग मेहनत भेजे हैं फील्ड में, और सबकी सहमति से या चुनाव के जरिए वो लोग आए हैं, क्या उनको अभी सक्षम है इस चीज़ में कि वो पार्टी की नीतियों को बिना उनकी मदद के जो वहाँ नेता बैठे हुए हैं आगे ले जा सकें। तो ये जो थोड़े से वक्त का उनका ये है, एक तो फीडबैक ले रहे हैं उनसे वो अलग अलग तरीके से। अब वो कितनी ईमानदारी से लोग बता पाएंगे वो भी देखने वाली बात है। और उसके बाद में दूसरे स्टेप में जो उनको फीडबैक मिलेगा उसके आधार पर क्या परिवर्तन करने हैं। और आप देखेंगे अभी हरियाणा में, विशेषकर बात करें हरियाणा की, तो पूरे मेरे ख्याल से 20 या 22 जिलों की कमेटी भी बन के आ गई है। और उसमें नॉर्मली शायद 32 लोग हैं एक जिला कमेटी में। तो आप ये मान के चलिए अगर हरियाणा में हम बात करें तो 32 जिले हैं संगठन की दृष्टि से कांग्रेस के, तो 32 × 32 और जिलाध्यक्ष के साथ जोड़ के अगर 1000 के करीब भी ऐसे लोग हों जो पूरे कमिटेड हों और ट्रेंड हों फुल्ली, यानी कि वो आज जो ट्रेनिंग ले रहा है कुरुक्षेत्र में जिलाध्यक्ष, वो इतना सक्षम हो कि आगे जाके वो ब्लॉक स्तर पे उन लोगों को प्रशिक्षण दे सके। तो पहला चरण था संगठन निर्माण, दूसरा था उनका प्रशिक्षण। तो उस दिशा से तो सही चल रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या वो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर पाएंगे, ये कहना तो बड़ा मुश्किल है कैसे क्या होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी चुस्त दुरुस्त पार्टी है। इन्होंने तो पता नहीं आपने आर्थिक संसाधनों की बात बताई थी उनकी कि 10,000 करोड़ है, और वो पूरे देश की पार्टियों को जितना चंदा मिलता है उसका 80% उनके पास में है। और कितना वो खर्च करते हैं, अभी जो उनकी ऑडिट रिपोर्ट उन्होंने खुद जारी की है उसमें वो ये बता रहे हैं कि 3,335 करोड़ रुपया वो मीडिया पे खर्च कर चुके हैं। अब ये कितनी बड़ी अमाउंट है, यानी उन्होंने जितना पैसा खर्च किया है वो कहते हैं उसका 88% हमने मीडिया को दिया है। और मीडिया की भूमिका ऐसे में कैसे होगी, जिन्हें हम गोदी मीडिया के चैनल कहते हैं, अगर उनके पास इतनी मात्रा में पैसा जाएगा तो वो उनका प्रचार करेंगे। ठीक है, सोशल मीडिया के जरिए कुछ चैनल्स हैं जो राहुल गांधी की बात कर लेते हैं, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकते। तो पहली चीज़ साफ है, संसाधनों की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस की कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, भाजपा बहुत आगे है। नंबर 2, संगठन की दृष्टि से भी भाजपा बहुत आगे है, विश्व की तथाकथित सबसे बड़ी पार्टी है। और ऐसे में अगर कोई चीज़ बचती है जो परिवर्तन का कारण बन सकती है तो मात्र वो केवल जनता है। जनता, चूँकि तब तक 2029 में चुनाव होंगे तो 3 लगातार चुनाव के बाद वो आएंगे, 15 साल की इनकम्बेंसी होगी, और उसका आप हल्का सा नज़ारा आप देख चुके हैं 2024 में। और ऐसा नहीं है कांग्रेस नहीं बढ़ी, कांग्रेस इनकी सीटें कम हुई तो कांग्रेस की तो डबल हुई है, लगभग 100 के करीब हैं। और आज भी आप ये देखिए कि अपने अध्यक्ष के चुनाव के बाद जब वो पार्टी कार्यालय में प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे थे तो वो अपनी पार्टी से ज़्यादा कांग्रेस की बात कर रहे थे। कांग्रेस में समय के साथ ही बुराइयां आ गई, कांग्रेस में आ गई। भाई आपको क्या चिंता हो रही, कांग्रेस में क्या बुराई आ गई? और अगर कांग्रेस कमजोर हो रही है, उसमें बुराइयां आ गई या वो भ्रष्ट है, तो वो आपको खुश होना चाहिए।
और आपका तो लक्ष्य है प्रारंभ से कि हमने कांग्रेस मुक्त भारत की रचना करनी है। तो नरेंद्र मोदी जैसी लीडरशिप, इतनी बड़ी पार्टी, अगर वो ये कह रही है कि हमने इस लक्ष्य के साथ चल रही कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है, कांग्रेस को पूरी तरह से एलिमिनेट करना है, बावजूद इसके कांग्रेस एलिमिनेट नहीं हो रही, कांग्रेस तो बढ़ेगी, डबल होगी, और कांग्रेस उनको चुनौती दे रही है। तो ऐसी वो अपनी ही पता नहीं किस तरह से समीक्षा करते हैं नरेंद्र मोदी जी। अब बोले, अब नवी जो अपने अध्यक्ष बने हैं इनको कह दिया कि आप मेरे बॉस हैं, और अगर वो कहीं इस गलती फहमी को कभी सोच लें गलती से कि मैं वास्तव में बॉस हूं, तो उनका नाश हो जाएगा। नड्डा जी नहीं बन पाए बॉस, पहले दिन ही औकात दिखा दी ना, लगा दिया कमर को हाथ के, चलिए चलिए। ये सबसे बुरा मुझे लगा उनके, जब वो पोता था या कौन था उसके साथ खेलने की जबरदस्ती कोशिश कर रहे थे, वो बच्चा रोने लगा तो एकदम से जैसे नाराज हो जाते ना, ऐसे उनकी तरफ घूर के देखते रहे बच्चे की तरफ। हाँ, देखिए नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि पार्टी उनके संकेतों की भाषा को समझे। वो इशारा जो कर देते हैं, जैसे एक बार वो जब उन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए घोषित कर दिया और पूरे देश में उन्होंने चुनाव प्रचार किया, तो मुझे वो दृश्य ध्यान आता, वो अपनी पार्टी के नेताओं को एड्रेस कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि माननीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी से मैंने अनुमति चाहिए है कि अब मैं थोड़ा सा विश्राम कर लूँ। शब्द कितने सुंदर लगते हैं। भारतीय जनता पार्टी की भक्त शाखा जो है वो कहेगी देखिए कितने संस्कारी हैं। तो वही चीज़ मुझे ध्यान आ गई अब जो नितिन नवीन के साथ हुआ है कि आप मेरे बॉस हैं। तो नरेंद्र मोदी जो कहते हैं, अगर उसकी गहराई को कोई नहीं समझ रहा, यानी वो बिल्कुल उल्टा करते हैं उसका। इनको बॉस कह के सार्वजनिक रूप से उन्होंने वाहवाही लूट ली कि देखिए साहब कितनी संगठित पार्टी है, कितनी अनुशासित पार्टी है, लेकिन उनको ये मैसेज दे दिया है। और नितिन नवीन में इतनी काबिलियत होनी चाहिए और होगी भी शायद कि वो इस जो सेंटेंस है इसका अर्थ समझ रहे हो कि भाई अपनी औकात में रहना है। नीचे से ऊपर तक अगर वहाँ कोई एक व्यक्ति है जिसकी चलती है, जो मायने मतलब रखता है, वो नरेंद्र मोदी है, दूसरे किसी की वहाँ कोई औकात नहीं है। अच्छा सर, इसमें एक चीज़ देखने लायक है कि जब कांग्रेस में अध्यक्ष पद का चुनाव होता है तो वो तो राहुल गांधी या गांधी परिवार की इच्छा के अनुसार होता है। तो जो बीजेपी है उसमें तो चुनाव में कोई खड़ा भी नहीं हुआ सर, अनपोज चुनाव कर लेते हैं ये, तब इनका आंतरिक लोकतंत्र कहाँ चला जाता है? देखिए इलेक्शन नहीं, ये सिलेक्शन है। और इसे होने में भी कितना टाइम लग गया कि लगभग एक पूरी टर्म निकल गई। पहले कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, चूंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा के बीच यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह प्लस आरएसएस के बीच इस चीज़ को लेकर बड़ा संघर्ष था, सहमति बन नहीं पा रही थी। और इन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष बना के अब वो नियमित अध्यक्ष भी हो गए। तो इनके अब ये कुछ भी कहते रहे तो मैं तो इसको इलेक्शन मानता ही नहीं। कांग्रेस पार्टी के अंदर कैसी भी स्थिति रही हो, वहाँ कोई जितेंद्र प्रसाद निकल आता है, कोई राजेश पायलट निकल आता है, कोई शरद पवार निकल आता है, कोई शशि थरूर निकल आता है। हाँ, खड़गे के सामने शशि थरूर लड़े ना चुनाव, तो उनके यहाँ तो चुनाव का मतलब है कुछ। और उस बंदे को जो खड़ा, शशि थरूर को वोट मिले बेशक कितने कम मिले हो, लेकिन आपने देखा कि शशि थरूर आज भी कांग्रेस में है चुनाव लड़ने के बाद। और शशि थरूर के जो समर्थक रहे होंगे उनको चिन्हित करके अगर पार्टी निकालना चाहती तो उनको बाहर कर देती। लेकिन राहुल गांधी ने कांग्रेस से असहमत होने वाले लोगों को बाहर नहीं निकाला, चूंकि उनकी एक परंपरा है प्रारंभ से ही कि देखिए नेहरू का वैचारिक विरोध पटेल से था, लेकिन पटेल उतने ही ताकतवर थे। कांग्रेस के अंदर एक बड़ा धड़ा था जो हिंदूवादी मानसिकता का था, लेकिन वो भी चलता रहा। तो कांग्रेस सब लोगों को, हर एक विचारधारा को अपने अंदर समाहित करने की ताकत उसके अंदर है। इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी का सिस्टम जो है वो ऐसा है कि वहाँ असहमत होंगे तो बाहर जाके होंगे, आपने अंदर ही रहना है उसके। तो वो सारी जो है आते ना कि सूचना ही सूचना बंद वाली स्थिति है। तो वो बिल्कुल सैनिक अनुशासन पर आधारित पार्टी है, वहाँ आप का मतभेद नहीं हो सकता किसी से। और कांग्रेस में तो जो है अब कांग्रेस में आप देखिए हर प्रांतों में लोगों की शिकायत रहती है कि जूत बज रहा है ना। लेकिन जूत बजने के बाद भी, इतनी बुरी स्थिति होने के बाद भी हम देखते हैं कि कांग्रेस कितनी, आप सोनिया गांधी को गाली दे लें, राहुल गांधी को गाली दे लें, हमारे कुलदीप बिश्नोई देते रहे थे, लेकिन कांग्रेस कोई एक्शन ही नहीं लेती। इतना बड़ा मतलब खुला आकाश दे देती है लड़ने झगड़ने का। देखिए, और ये लड़ाई झगड़ा नहीं है, चाहे किसी एक नेता की वजह से इनकी पूरी सरकार चली जाए, हाँ, लेकिन वो नेता फिर भी राहुल गांधी के साथ बैठ सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। तो असल मायने में अगर बेशक वहाँ ठीक है एक परिवार का कब्जा है ऊपर जैसा भी है, और वो कांग्रेस पार्टी ये मान के चलती है कि जिस दिन वो परिवार शिखर पर नहीं होगा हमारा नेतृत्व करने के लिए,
तो वो पार्टी बिखर जाएगी। और ये शिकायत इतनी भाजपा और अन्य दलों को भी रहती है कि साहब इसीलिए तो निशाना वो है ना नेहरू परिवार, इन्हें हटाओ, क्योंकि इनको ये पता है कि अगर वो वहां से हट गए तो तुम्हारा रास्ता साफ है बिल्कुल। तो वैचारिक स्तर पर कांग्रेस पार्टी असल में भारतीय जनता मतलब भारतीय लोगों की पार्टी है, और इसीलिए आप देखिए इतना सशक्त नेतृत्व है और तमाम चीजें हैं, आज भी आप 37% से ऊपर नहीं जा पा रहे। कम से कम 50 का आंकड़ा तो पार कर लो। तो इसका मतलब यह है कि देश की जनता अभी भी भारतीय जनता पार्टी 50 का आंकड़ा ये पार करने के लिए सर ये SIR करवा तो रहे हैं, नहीं, वो सारी चीजें चल रही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी केवल इस आधार पर तो चुनाव लड़ती नहीं, उसके पास में सारी चीजें, जैसे आर्थिक संसाधन की बात हमने कर ली, संगठन की दृष्टि हमने बात कर ली, उसके बाद जो बड़ा फैक्टर वहां है वह है मैनिपुलेशन का, जो वो करते हैं हर स्तर पे। और चुनाव में कितना पैसा जाता है आप सोच सकते हैं। मैं पुष्टि नहीं है, मेरे पास एक सूचना है कि एक प्रांत में, हो सकता है वो हमारे हरियाणा प्रांत की बात हो, 180 करोड़ रुपया आया। पार्टी के सूत्रों ने बताया मेरे को। कम ही लग रहा है इनको देखते हुए, इनके पास जितना पैसा है हाँ, उसको देखते हुए तो 180 करोड़ कुछ हो भी सकता है एक ही खेप हो ये, हाँ। उसके बाद में भी आई हो। और 10,000 करोड़ जैसा आपने बताया इतना है, और उसमें अगर आपने 400 से पार जाना है तो आपको कितना चाहिए, 20-20 करोड़ 30-30 करोड़ आप दे सकते हो आराम से हर एक कैंडिडेट को। अगर किसी कैंडिडेट को, और कुछ तो ऐसी सीटें हैं ना, सैकड़ों सीटें ऐसी जिनका पता है कि ये तो हम जीत ही रहे, तो वहाँ ये ग्रेडिंग करते हैं A B C इस तरीके की, कहाँ हमने पैसा लगाना। तो वहाँ पे अगर कोई कैंडिडेट पार्टी से मिले हुआ धन लगा रहा 50 करोड़ 60 करोड़, तो कितनी बड़ी मदद मिल जाएगी उसको। और उसके बाद में आपकी जो सवाल उठ रहे हैं कि आप ये घालपेल भी करते हो, और अभी सार्वजनिक रूप से हमारे एक पूर्व मंत्री ने यहाँ बताया उसी का जिक्र कि हमने कैसे चुनाव जीता। अभी मैं बता भी दूं दर्शकों को। हाँ, पूर्व मंत्री हैं मनीष ग्रोवर जी, उन्होंने वैश्य समाज का एक कार्यक्रम था, तो उसमें उन्होंने कहा कि मैं असल में मनीष ग्रोवर नहीं मनीष गोयल हूँ। मतलब उन्होंने कनेक्ट किया खुद को, इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा ऐसा खुलासा किया जिससे लोग कहते हैं ना जी कि जो दूसरी पार्टियां हैं वो भी बीजेपी की ही पार्टियां हैं। अरे एक बात और मैं खोल दूं, खोलना तो नहीं चाहिए पर खोल ही देता हूं, पत्रकार भी बैठे मेरी खबर ही बना देंगे। 2018 में मेयर के चुनाव हुए, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे श्री मनमोहन गोयल जी, कांग्रेस के प्रत्याशी थे श्री सीताराम सदेवा। क्योंकि 50 साल का राजनीतिक सफर है, मैंने कहा कि अगर मनमोहन गोयल को जिताना है तो कुछ ना कुछ सीधे वोटों से हम नहीं जीत पाएंगे, हमारी हार निश्चित, क्योंकि मुकाबला हमारा सीताराम से नहीं था, मुकाबला हमारा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा था। उस टाइम सतीश नांदल इंडियन नेशनल लोकदल में थे, परंतु मेरी मित्रता थी। मैंने कहा सतीश नांदल जी आपका टारगेट क्या है, क्या मत समझा नहीं। वो बोले, मैं क्या, वो टिकट दे रहे थे रेले रोड पर किसी जैन समाज को। जब मेरे कानों में बात गई, मैं सतीश नांदल जी का जो आपका टारगेट है मेरा टारगेट, हम फेल हो जाएंगे। अगर जिताना है और उस टारगेट को फेल करना उनका, तो मेरी एक प्रार्थना कर लो। बोले क्या, मैं अपने बेटे को चुनाव लड़ा दूं। ग्रामीण क्षेत्र पड़ता, नगर निगम में 10-12 गांव पड़ते हैं जो वोट मिल नहीं सकते थे। तो उस समय स्त्री जी को कहा कि अपने बेटा सचिन नांदा को चुनाव लड़ाओ। कहता पागल है कि मैं चुनाव लड़ाऊं, कहां जीत पाऊंगा। मगर नेता बन जाएगा, हार जीत की कोई बात नहीं। संचित नांदा चुनाव लड़ा, 35,000 वोट मिले। अगर वो 35,000 वोट उधर हो जाते तो हमारा प्रत्याशी गया था। ये बात राजेंद्र जी कहाँ गए, सुन रहे हो ना। हाँ, संचित नांदल को तैयार करके 35,000 हुए। अगर सीधा मुकाबला होता था, बाबू हमारा हारता कि नहीं हारता। और आज मैं सतीश नांदल का धन्यवाद भी किया, और हमने 15,000 वोटों से जीते। आज सतीश नांदल को हम
इंडियन नेशनल तोड़कर उसके परिवार को पूरी भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन भी कराया। इससे पता लगता है सर कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए जो छोटी पार्टियां, दूसरी पार्टियां, उनका सहयोग लेती है जी। देखिए, बीजेपी सब कुछ करती है और बीजेपी सब कुछ करेगी, पूरी बेशर्मी के साथ में करेगी। और इनके नेता, बहुत बड़े बड़े नेता खुलेआम ये कह चुके हैं, चुनाव जीतने में हम हर हथकंडे का प्रयोग करेंगे, साम दाम दंड भेद, तो वो खुले आम से कहते हैं उन चीज़ों को। अब इनको, जनता को भी ये भ्रम निकाल देना चाहिए कि ये जो चुनाव चिन्हते हैं ये लोकप्रियता का आधार नहीं है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने ये चीज़ें पहले नहीं करी कि किसी अपने प्रतिद्वंदी को हराने के लिए आप क्या क्या हथकंडे अपनाते हैं, कांग्रेस ने भी अपनाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब ये दावा नहीं कर सकती कि वो बिल्कुल वैचारिक दृष्टि से चुनाव लड़ती है और उसकी जीत का आधार उसके नेता की लोकप्रियता है। ये तो वही होगी, हथकंडेबाजी होगी ना। और एक ताकतवर पूर्व मंत्री अगर इस चीज को मान रहा है, मैं वो वीडियो डाल भी दूंगा अगर मिला तो सुनाऊंगा एक बार। हाँ, तो ये तो बिल्कुल साफ है। तो हम ये नहीं कह रहे कि भारतीय जनता पार्टी को ये करने का अधिकार नहीं है, करे, लेकिन करने के बाद में ये सेखी नहीं बघारना चाहिए कि हम पार्टी विद डिफरेंस है, हम इस तरह की हरकतें नहीं करते। तो उनके मंत्री ने मान लिया। ऐसे ही विधानसभा चुनाव में भी ये बातें उठ कई जगह प्रत्याशी उन्होंने ऐसे बात करके तय किए थे, कई जगह पे करते हैं वो ऐसा। ये चलता है। मेरी शिकायत सिर्फ है, मैं ये कहता हूं कि आप फिर कांग्रेस को ही क्यों दोष दे रहे हो? अब तो उनसे भी आगे निकल गए। अब जैसे अब वंशवाद की बात है, उसमें भी कितनी चीजें हो रही हैं। अब जो अपने अध्यक्ष बने हैं इनके नितिन नवीन, उनके पिता भी एक बहुत बड़े लीडर, सारे वंशवादी हैं जी। सारे जो कांग्रेस के सारे वंशवादी उसमें बीजेपी में टिके हुए हैं। हाँ, कितने लोग हैं अभी इनकी कैबिनेट में, देख लो। अब तो अब रही भ्रष्टाचार की बात है, वो भी सब स्तर पे जितनी भाजपा भ्रष्ट है, तो वो अटल जी ने बिल्कुल सही स्वीकार किया था कि सत्ताएं एक सी होती हैं, उनमें कोई लंबा चौड़ा सत्ता के चरित्र में कोई फर्क नहीं होता। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को एक्सपोज कर दिया। पर हाँ, भाजपा के साथ एक विशेष बात है, लोग आपको ये कहते मिलेंगे कि भाई लूटते तो सब हैं, चलती में तो सब चलाते हैं, भाजपा ने क्या गलत कर दिया। तो एक एक्स्ट्रा एडवांटेज जो लोगों को मिल रहा ना कि भाई कांग्रेस हमें हिंदू राष्ट्र नहीं दे रही थी। लूट तो सामान्य बात है, बिजली सड़क पानी नहीं मिल रहा है, एजुकेशन नहीं मिल रही, हेल्थ की फैसिलिटीज नहीं है, देश बर्बाद हो रहा है, आर्थिक अर्थव्यवस्था चौपट होगी, बोले कोई बात नहीं। ये तो इस हिंदू राष्ट्र में सर, नोएडा में कि इंजीनियर सर जी गाड़ी में उसकी टकराई रेलिंग तोड़ते हुए और एक गड्ढे में जा गिरी। हाँ, और वो डूब के मर गया, मेहता करके कोई इंजीनियर। जी। और खास बात है वो घंटों चिल्लाता रहा सर, और उसको मदद नहीं दे पाई सरकार सर मिलके। और उस शहर की जो डिजास्टर मैनेजमेंट की जो इंचार्ज हैं और डीएम जो हैं, वो जो चुनाव आयुक्त है ज्ञानेश कुमार, उनकी बेटी हैं सर वहाँ। आप ये देखिए कि नेताओं को तो ले जाने के लिए हेलीकॉप्टर हैं सर, लेकिन कोई इंजीनियर डूब रहा है उसके लिए एक हेलीकॉप्टर नहीं आ सकता इस देश में। तो ये दोहरे मापदंड है। जैसा है ना, हिंदू राष्ट्र की बात मोहन भागवत ने कहा कि घोषित ना भी हो या संविधान में परिवर्तन ना भी करे, हिंदू राष्ट्र में एक हिंदू इंजीनियर की जान नहीं बचा सकते जी। भारत हिंदू राष्ट्र है, ये उन्होंने मान लिया। लेकिन इस हिंदू राष्ट्र में एक शंकराचार्य से ये कहा जाता है कि आप सिद्ध कीजिए कि आप शंकराचार्य। मानने से ही मना कर दिया लोगों ने कि ये कोई शंकराचार्य। नंबर 2, शंकराचार्य के साथ जो साधु संत चल रहे हैं, जो अनुयायी चल रहे हैं, उनकी शिखा पकड़ पकड़ के घसीटा गया और मारा गया, उनके बटुक को मारा गया वहाँ पे। तो इतना तो मुगल काल में भी कभी नहीं हुआ जी, है ना। और लेकिन फिर भी लोगों का नशा उतरने पर नहीं है। और जिस इंजीनियर की बात कर रहे हैं आप, उसकी मैंने खबर सुनी, बड़ी मुझे घृणा हुई, घिनौनी हरकत है। उसके बाप ने कहा कि मेरी इच्छा है कि मैं योगी जी के दर्शन कर पाऊँ। यानी उसे बेटे के जाने का गम नहीं है, अभी भी उसका मन ये है कि एक बार मैं योगी जी से मिल लूँ और वो दर्शन दे दें मुझे। हाँ, वो उनसे पूछना चाहते होंगे जी, उनसे पूछना ये तो पूछने की हिम्मत ही नहीं है, पूछने की तो हिम्मत ही नहीं है। लेकिन आप ये देखो अफीम किस हद तक चटा दी गई है कि एक बाप को इस मौके पे क्या कहना चाहिए था। मैं कहता हूँ ठीक है, आप सरकार का दोषारोपण ना करो, लेकिन आप असल बात तो बता दो। आप कह रहे मेरी ये की इच्छा है कि मैं उनके दर्शन कर लूँ, तो ये तो एक नशा है जो लोगों इतना पहुंच गया है कि इतना सब कुछ गलत होने के बावजूद भी उनकी जिंदगियां तबाह हो रही हैं आम आदमी की, और कुछ नहीं। आप देखिए कल 92 पे जा रहा है डॉलर, आपका डॉलर जा रहा है। हार्वर्ड को पछाड़ दिया है सर, चीन की यूनिवर्सिटी ने पछाड़ा है। हाँ?
और हमारे वाली 500 टॉप में भी एक भी नहीं है भारत की। नहीं, हमें तो भविष्य की चिंता नहीं है। हमारा तो दर्द ये है कि वो नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया गया था। अब वो जला दिया था तो उसके बाद तो अब हमारा क्या काम है, हम तो उसे ढूंढते रहेंगे, उस अवशेष में से ज्ञान निकाल लेंगे। तो हर स्तर पे ये तो पुरानी कहावत है जो मार्क्स कहता था अफीम है, वो अफीम यही है कि आप लोगों को इतना बिल्कुल ब्लॉक हेडेड कर दो, उनका दिमाग खराब कर दो कि वो कुछ सोचे ही ना, वो अपने विनाश की ओर ध्यान नहीं जाएगा, लेकिन नेता सलामत रहना चाहिए। तो नेता के साथ कितनी हरकतें हो रही हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, कोई प्रतिष्ठा नहीं रहती भर भी, सारा मतलब बंटाधार हो चुका है। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि देखिए वो दिन जल्द आएगा, जल्दी वो दिन आएगा कि जब डॉलर जो है वो धूल में पड़ा होगा और रुपया हमारा राज कर रहा होगा। सही वक्त पे मोदी जी कदम उठाएंगे, और वो सही वक्त कब आएगा? कल फिर मोदी जी को ट्रंप ने ये कहा है कि वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। हाँ, तो देखिए राजनीति में इस तरह ट्रंप भी बहुत खिलाड़ी है, उन्हें सब पुतिन जानते बेवकूफ है, कारनी बेवकूफ है, लेकिन मोदी एक अच्छे आदमी है। हाँ, तो मोदी जिस तरीके से नितिन नवीन को बॉस बता रहे हैं, ऐसे ही वो बताता है कि मेरे बड़े भाई हैं और मेरे बड़े गहरे दोस्त हैं, इलाज पूरा करेगा, है ना। और अच्छा वो डावोस में बच गए, ये जाना चाह रहे थे, उसने अपना कैंसिल कर दिया प्रोग्राम, शायद कुछ ऐसी सूचना आ रही थी। तो दोनों दोस्त जो हैं वो अब बगलगीर होने के बजाय आमने सामने भी नहीं नहीं आते जी, उनसे बचने की कोशिश करते हैं हर जगह। हाँ। और एक अपने दोस्त के लिए तो वो एयरपोर्ट पे चले गए 2.5 घंटे। रामदेव जी ने ये ऐलान कर दिया है कि जैसे डॉलर भी खत्म हो जाएगा और ट्रम्प भी खत्म हो जाएगा। रामदेव ने ये भी कहा कि मुझे वेनेजुएला का राष्ट्रपति मत समझना, मुझे नहीं उठवा सकता ट्रम्प। तो छोड़ो वेनेजुएला के ट्रम्प को, तो बहुत छोड़ो, जिस दिन अमित शाह चाहेगा उस दिन उठवा देगा रामदेव को। तो नहीं, रामदेव जी की प्रतिभा देश ने देखी है जी। जब ये काला धन को लेके आंदोलन कर रहे थे तो रामलीला मैदान से बहुत ही अच्छे वस्त्र बदल के भागे थे वहाँ से। हाँ। लेकिन लग रहा है उनका दिमाग अब 7वें आसमान पे है, दोबारा से फिर ऑक्सीजन मिली है उनको। तो कोई भी गलत काम करके वो भी शर्मिंदा नहीं होते, उनके प्रोडक्ट फेल हो रहे हैं, तरह तरह की तेल बेच रहे थे वो, बहुत ही सस्ते में तेल बेचना था उनको, और काला धन तो बिल्कुल ले आए वो देश में ना। रामदेव जी का भी मतलब सिक्का है। और अभी तो स्टूडियो में आपने देखा होगा किसी एंकर से बात कर रहे थे, वो बड़बोलेपन में उसको चुनौती दे गए और पटक दिया उसने। तो बिना मतलब दौड़ रहे हैं शिलाजीत यहाँ आए हुए थे जी डावला गांव में, उनके वहाँ कोई काम करती होगी जी। अब लग रहा है दिमाग उनका चल गया है थोड़ा सा। तो बोले कहीं ये सोचो कि ये जो बहन है इसके बाबा रामदेव आ गए हैं तो इसको किडनैप कर लो तो बाबा 20-25 लाख तो दे ही देगा। उनको चल गया दिमाग अभी। ऐसा हो जाता है जब आदमी डिजर्व ना करता और जीवन में उसकी उम्मीद से ज़्यादा चीज़ें मिल जाती हैं तो दिमाग चल ही जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। होता है ऐसा। अच्छा सर, कंक्लूजन में अगर हम बात करें तो जिला अध्यक्षों की नियुक्ति और जो राहुल गांधी का जो ट्रेनिंग शिविर है, इससे एक मतलब उम्मीद तो जगती है कि कांग्रेस सो ही नहीं पड़ी है, कुछ तो कर ही रहे हैं राहुल गांधी। नहीं, वो तो कर रहा है, लगातार कर रहा है, और केवल राहुल गांधी ही कर रहा है, समस्या ये है। लेकिन कांग्रेस के नेताओं को जो ये प्रशिक्षण दे रहे हैं ना, इसके लिए कोई प्रोफेशनल्स को बुला के दिलवाना चाहिए। प्रोफेशनल भी बुला रहे हैं जी वो। हाँ, वो जरूरी है, होते हैं उनके, चूँकि नेता अपने तो संवाद उनका बना ही रहता है, लगातार बातचीत करते रहते हैं, लेकिन उनको सक्षम होना चाहिए। जैसे भाजपा का आप देखिए कि मैंने कई ऐसी वीडियो देख ली है, कोई लोढ़ा नाम के सांसद है, उनसे पत्रकार पूछ रहा है जी ये आपकी जो पार्टी के नए अध्यक्ष बने इनका नाम क्या है, अब वो निकल के उनको नाम नहीं पता। दूसरा प्रश्न उसने कहा जी ये जो ये मनरेगा के विकल्प के रूप में जो संस्था आई है, हाँ, कि इसका नाम क्या है, तो वो और बातें कर रही है जी राम जी, है ना। तो ऐसी स्थिति तो इनकी है। तो सारे गए तो कांग्रेस से ही है जी ये। हाँ, तो प्रशिक्षण की जरूरत तो है उनको। और अपने हरियाणा में तो मुद्दा ही बना था, किसी एक जिलाध्यक्ष से पूछ रहा था पत्रकार ने कि ये है क्या, इसकी फुल फॉर्म बता दो, तो बोले कि वहां आ जाना, वहीं बता देंगे। हवेली पे आ जाना, हवेली पे आ जाना, ठाकुर बता देगा क्या है। दोस्तों, एक दिन में बदलाव नहीं आते हैं। अगर बीजेपी आज यहाँ तक पहुँची है तो बीजेपी कभी 2 पे भी होती थी। धीरे धीरे चरणों में वो यहाँ तक पहुँची है, और जो इंसान या जो संस्थाएं या जो पार्टियां शिखर पे पहुँचती हैं वो शून्य पे भी पहुँचती हैं।
राहुल गांधी ने कुरुक्षेत्र में यही कहा है कि मुगल चले गए, अंग्रेज चले गए, ये भी चले जाएंगे, लेकिन ये चले तब जाएंगे जब वो उनके अनुसार मेहनत करेंगे। लोगों की साइकोलॉजी, भारत का भविष्य, भारत की चिंताएं, भारत का दृष्टिकोण, ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि हम साइंस को कितना प्रेफर करते हैं, शिक्षा में हमारा बजट कितना है, एक देश के रूप में हम कितना सोचते हैं, क्या हम जातियों समुदायों में बटे हुए लोग हैं या फिर हम एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी का प्रतिनिधित्व करते हैं। मोदी आज हैं, शायद मोदी कल नहीं रहेंगे, कोई और आएगा, लेकिन देश के रूप में हम कितना आगे बढ़ते हैं ये मायने रखता है, क्योंकि जब वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ की जारी होती है और उसमें हम कहीं नहीं टिकते, तो उसमें कांग्रेस के 60 साल के साथ साथ इनका भी 10 साल का शासनकाल आ जाता है। चाहते तो ये एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी तो कम से कम इस दौरान बना ही सकते थे। और आज सर एक वो उसमें आया हुआ था, चीन ने एक उड़ने वाली पवन चक्की बनाई है, वो उड़ते हुए ऊर्जा बना लेती है, और हमने दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग। तो ये है कि जाते जाते मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री देश के नेता होते हैं। सरकार तो चली रही जैसी भी है। यहाँ अभी 2 घटनाएं हुई, एक तो एक कुत्ते ने परिक्रमा की और वो कुत्ता बाबा डिक्लेयर हो गया। हाँ जी, उसकी चंदा बंदा भी आया 21 लाख का खासकर चंदा। वो कुत्ता आपके वो मेरे जिले का है, बिजनौर का है। इसलिए मैंने उसको लिखा था, सम्मानित कुत्ता है वो हमारे जिले का। दूसरे एक डस्टबिन बाबा आ गए, हाँ। कि वहाँ गंदगी पड़ी थी, कोई फूल नजर आ गए तो लोग पूजा करने लगे। अब ये जो है, इस तरह की जो शिक्षा मिल रही है लोगों को, क्या प्रधानमंत्री एक बार मन की बात में ये नहीं कह सकते? ये उनको नया टॉपिक दे रहा हूँ मैं कि जो मूर्खतापूर्ण बातें हैं जिन पे सारी दुनिया हंसती है कि आप गंदगी के डस्टबिन की पूजा करने लगे, एक बीमार कुत्ते की आप पूजा करने लगे, है ना। आपके अटल जी गणेश जी के दूध पीने को सही मान के बैठ गए थे। तो कम से कम इस विज्ञान की जब बात होती है तो इतनी स्थिति तो खराब नहीं होनी चाहिए। असल में जहाँ तर्क समाप्त हो जाते हैं ना जी, जहाँ तर्क की कोई भूमिका ही नहीं रहती, वहाँ आस्था शुरू होती है। ये इनका वोट बैंक है। विज्ञान में और धर्म में यही बड़ा फर्क है कि वो आस्था के सहारे चलता है, और अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण सब में पैदा हो जाए तो क्या कांग्रेस क्या बीजेपी, फिर लोगों का दिमाग खुल जाता है जी उसमें ना। बिल्कुल, यही फर्क है विकसित देशों में और हम में। अब देखिए ना कि आप पूरे देश के 140 करोड़ लोगों को कन्विंस कर रहे हो कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, इससे मूर्खतापूर्ण बात क्या और होगी? मान रहे हैं, उनमें से कई करोड़ लोग ये मान रहे हैं। तो ये अनसाइंटिफिक बात करना है, इनकी जो फलसफा है, ये तो अनुमति नहीं दे रहे इसी का सर। हिस्सा है। अगर ये अनुमति दें तो इनके मंदिर भी खुल जाएंगे, कम से कम 500-700। तो अगर मोदी जी कह दें कि मेरे मंदिर स्थापित करके पूजा करो तो खुल जाएंगे। नहीं तो 40 वगैरह तो लिखी गई है, मंदिर बना भी है, एक बना है। दोस्तों आप क्या कहेंगे, कांग्रेस क्या कभी किन किन तरीकों से रिवाइव कर सकती है? आप लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी लोकतंत्र में किसी एक पार्टी का इतना मजबूत होते चले जाना कि चुनाव संवैधानिक संस्थाओं की कोई भूमिका आपको दिखाई ना दे, तो वो बहुत चिंताजनक स्थिति होती है। शुक्रिया, मिलते रहेंगे। नमस्कार। नमस्कार।